हैं साजिद ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर साहब, आप कहिएगा, इस सारी सिचुएशन में अमेरिका की जो मौजूदा पॉलिसी है उस पर क्या कहेंगे आप? क्या ये जो मौजूदा पॉलिसी है वो ईरान को मुज़ाकरात की तरफ लाना चाह रही हैं, मजबूर करना चाह रही है, या उनकी अस्करी सलाहियत को महदूद करना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो ये बयान करना चाहूंगा कि आज ये जंग कहाँ खड़ी है। नौवीं रात थी ये जब नवीं रात है मुसलसल जी। अटैक की। और उसके बाद देखा जाए तो नई डेवलपमेंट ये आई है कि अमेरिका ने अपने जो दो फौजियों का कहते हैं बदला लेना था, उसका काफी हद तक वो फाइनल अपनी सारी कैंपेन चला चुके हैं। इस वक्त अमेरिका के टारगेट था साहिली इलाकों के ऊपर सर्वेलेंस जो और अटैक करने की सलाहियत थी IRGC की, उसको न्यूट्रलाइज करना ताकि हरमूज के अंदर ट्रैफिक जो है उसको बहाल किया जा सके। ये उनका टारगेट था। 9 दिन उन्होंने मुसलसल इस पे हमले किए। आज जो नई डेवलपमेंट हो रही है, होसी सऊदी अरब का कहते हैं कि हम ब्लॉकेट करना चाहेंगे। एक तो नई डेवलपमेंट ये नई थ्रेट आ रही है। और दूसरा उसके बाद एक अल जजीरा ने आज एक आर्टिकल लिखा है, बड़ा जबरदस्त है, मैं समझता हूं। वो कहते हैं कि ईरान जो है वो अमेरिका के नेवल एसेट्स को छोड़ के सिर्फ गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमले कर रहा है और ना ही इसराइल के ऊपर हमला कर रहा है। उसकी उनकी अपनी स्पेकुलेशन ये है कि ईरान खुद किसी बड़ी जंग को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। पॉजिटिव चीजें, सिकंदर मोमनी साहब आज पाकिस्तान आ रहे हैं और मसूद पशकियान का पैगाम लेके आ रहे हैं। PM साहब से भी मिलेंगे, हमारे फील्ड मार्शल से भी मिलेंगे। और जो प्रपोजल इस वक्त जो बातें हो रही हैं कि 10 दिन का सीज फायर का प्लान लेकर आएंगे ईरान की तरफ से, अमेरिका उसको देखेगा। मार्को रूबियो साहब की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आया है। उन्होंने कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज सस्पेंडेड, खत्म है, लेकिन डिप्लोमेसी जो है वो काम कर सकती है। आज मार्केट का रिएक्शन ये है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। इस वक्त ब्रेंट ऑयल जो है $87 $90 को छू रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो शदीद जरूरत है कि जो सालस है वो इसके अंदर स्टेप इन करें। पाकिस्तान साइडलाइन पे बैठा था, डिसअपॉइंटेड था ईरान से, लेकिन मेरे ख्याल में, और 6 दौरे हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, 6 दौरे थे उन्होंने किए और एग्जॉस्ट कर चुका था पाकिस्तान ऑलमोस्ट। लेकिन अब दोबारा ईरानी खुद आ रहे हैं मसूद पेशकियान साहब का पैगाम लेकर। तो हम अब देखें, मेरे ख्याल में दोनों जो फरीक हैं वो जंग को, बड़ी लंबी किसी जंग को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किस तरह होता है, मेरा जहां तक जाती ख्याल है कि पाकिस्तान ही सुरखरू होगा दोबारा, पाकिस्तान ही शाइन करेगा दोबारा इंशाल्लाह ताला। अब आई वांट टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आप कहिएगा कि अमेरिका की जो पॉलिसी है आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या वो ईरान को मजबूर करना चाहता है कि वो खुद घुटने टेके और मुज़ाकरात पर आए, या वो उनकी अस्करी सलाहियत को कमज़ोर करना चाहते हैं? और इसके साथ साथ ईरान की हिकमत अमली को कैसे देखते हैं? उनकी हिकमत अमली के बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी क्या स्ट्रेटजी है? वो मुज़ाहमत चाहते हैं या मुज़ाकरात को प्रेफरेंस पर रख रहे हैं? देखें, मेरे ख्याल में बेसिकली अमेरिकन को ज़्यादा क्रिटिसिज्म अगर प्रेसिडेंट को अमेरिका में भी और ऑल ओवर के, उन्होंने ये जो एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग है इस्लामाबाद अकॉर्ड, ये अच्छा नहीं किया। और ईरान इज मोर बेनिफिशरी, ईरान को इसमें ज़्यादा फवायद हैं। अमेरिका ने, मुझे बताइए, इतनी लड़ाई करके, इतना कुछ करके, व्हाट अमेरिका गेन? आई पर्सनली थिंक दे गेन 0/0। ना टोटली अफगानिस्तान ईरान की वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर सके, ना मिसाइल कैपेसिटी खत्म कर सके, ना ड्रोन कैपेसिटी खत्म कर सके, और ना रजीम चेंज कर सके। आप, ये 4 उनके हदफ थे, वो पूरे नहीं हुए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बात की बात है, जो बाद में आ गया। इस क्रिटिसिज्म को करने के लिए देवर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कि हमने गलत कर लिया, और उनको मौका चाहिए था। वो ईरान ने जब सऊदी अरब के और ईरान के कतर के शिप्स के ऊपर जब अटैक किया है, तो उसने उनको मौका दिया और उन्होंने इमीडिएटली इसको अटैक शुरू कर दिया। और 9 से, जैसे सारी तार से बिल्कुल बात सही कर रहे हैं कि आज है, लेकिन अब ये आज और कल मेरे ख्याल में बड़े क्रूशल डेज हैं कि जिस तरीके से उनके इंटीरियर मिनिस्टर ईरान के पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट से मिलेंगे, हमारे फील्ड मार्शल से मुलाकात होगी, ही विल टॉक टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, उसके बाद सऊदी अरब से, देन कतर से, इजिप्ट से, देन तुर्की से। तो उम्मीद, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इसको इमीडिएटली सीज फायर किया जाए। इट शुड नॉट बी बिल्कुल। फर्दर एस्केलेटेड।
इमरान शफकत, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये जो हालिया ईरान की सिफारती सरगर्मियाँ हैं, आप इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं? ईरान स्ट्रेटजी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये जो सफारती सरगर्मियां हैं, ये किसी भी मुल्क की एक कह लें कि एक बुनियादी मजबूरी भी होती है कि जब इस तरह की सूरत हाल हो तो उसको अपनी कोई बचत का रास्ता जो है वो आलमी बरादरी के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका हल निकालना पड़ता है। लेकिन मसला ये है कि आप जितनी मर्जी सफारती कोशिशें कर लें और जैसे चाहें बचने की कोशिश कर लें, जब एक आपके मुकाबले में एक सुपर पावर हो, सुपर पावर भी इस तरह की हो कि उसके सदर का आपको इतनी वो मतलबन मजाजी हो कि वो पता ना चले कि अब उसका अगला स्टेप क्या है, और उसकी अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी भांत भांत की बोलने वाले लोग हों। मार्को रूबियो का किबला कुछ और है, वो इसराइल की तरफ बात करते हैं, इसराइल के साथ खड़े होते हैं, या वो जो ज़ायनिस्ट लॉबी है या इसराइल की जो लॉबी है वो वाली लाइन लेके चलते हैं। दूसरी तरफ आपके नायब सदर हैं, वो कुछ और बात करते हैं। वो कहते हैं कि MOU जो पाकिस्तान और ने करवाया था, यानी कि इस्लामाबाद टॉक्स आप कह लें, उनको ख़राब करने में या उनको सबताज करने के लिए बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो इसराइल ने इस्तेमाल की। तो फिर ये भी ना पता चले कि यानी कि पूरी एक अमेरिकी इंतज़ामिया जो है, या आप उनकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कह लें, पेंटागन कह लें, कि वहाँ पर इस जंग के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हों, लेकिन उसके बावजूद जो सदर हैं मुल्क के वो जंग मुसल्लत भी कर दें। फिर उनको समझ ना आए कि ये जो MOU साइन हुआ है इसमें तो उनके लिए किसी ट्रॉफ़ी की कोई सूरत नहीं निकल रही, या कि वो उसको उस तरह से अपने अवाम के अंदर जो है वो मार्केट नहीं कर पा रहे, अपनी कामयाबी के तौर के ऊपर वो यानी अचीव नहीं कर पा रहे। ये तो फिर आगे इलेक्शन भी हों तो फिर इसी तरह की सूरत हाल बनती है। आप जितना मर्जी बचने की कोशिश करें, आप सफारती रास्ते निकालने की कोशिश करें, पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया था इस्लामाबाद टॉक्स वाला मामला, MOU जो साइन हुआ था स्विट्ज़रलैंड में, और पूरी दुनिया से जिस तरह से उसको वेलकम किया गया था, उसके बावजूद ये वन साइडेड ही मैं तो कहता हूँ कि वो सबताज किया गया। अब बहुत से लोग कह देते हैं कि जी कि ईरान ने ये वाला सारा काम किया। आबनाए हुर्मुज़ वो वाहिद टूल था या वो वाहिद हथियार था जिसकी वजह से ईरान जो है वो बारगेनिंग पोजीशन में आया था। अब अगर उसमें ओमान या दूसरे तीसरे जो रास्ते हैं, नए रूट्स बनाने की कोशिश की जाए और MOU में लिखा हो कि ये इसको लुक आफ्टर जो है वो ईरान करेगा और बगैर किसी फीस के करेगा, बगैर किसी चार्जेस के करेगा, बगैर किसी टैक्स के करेगा, और वो कर रहा हो, उसके बावजूद आप जो है वो एक दूसरा रूट बनाना शुरू करें, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपने हुर्मुज़ के ऊपर अपना कंट्रोल या मुतबादल रूट्स लाना चाहते हैं। और जो ट्रेड जो मुतासर हुई थी, जिसको ईरान ने एक्सप्लॉइट किया था एक अपने तरीके से अपने हक में, तो आप एक तरह से एक कह लें कि उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं ईरान को, तो उसने फिर जवाबी कार्रवाई करनी थी। तो सफारती जो कोशिशें हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस मरहले के ऊपर जो है वो कामयाब हो सकती हैं। वजह यह है कि अमेरिका को भी या जो मौजूदा इक़्तिदार में जो पार्टी है रिपब्लिकन, उसको अगला इलेक्शन नज़र आ रहा है, ये जो अक्टूबर में है गालबन मिड टर्म इलेक्शन। साजिद ताड़ साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। और उससे पहले जो है वो नेतन्याहू का इलेक्शन है, सर के ऊपर खड़ा है। तो ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, ये लड़ाई जो जंग है, इसको आप कह लें कि जो एक अमेरिका के मुकाबले में ईरान की तो ना कोई फौजी ताकत है, बल्कि वो तो मैटर ही नहीं करता। स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के हवाले से कुछ प्लस पॉइंट्स अलबत्ता ईरान को हासिल हैं और उन्हीं को वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। तो ये जो जंग है ये तो उनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के लिए है, पॉलिटिकल गिमिक्स आप कह सकते हैं कि इंतखाबात में उनको एक ट्रॉफी चाहिए और वो उसको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, पॉलिटिकली इसको कैश कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, वो बात की बात है। लेकिन फिल वक्त ये जो जंग है ये एक सियासी मकासद के लिए मेरा ख्याल है कि ये, और इंतखाबी सियासत के लिए ये खेली जा रही है, लड़ी जा रही है। बिल्कुल। साजिद साहब, आप कहिएगा, जैसा कि अभी इमरान साहब भी कह रहे थे कि मिड टर्म इलेक्शन सर पर हैं, उसकी तैयारियां भी हो रही हैं, और इसके साथ साथ ये जो जंग है वो सियासी इंतखाबात के लिए ज़्यादा लड़ी जा रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? वहाँ की जो आवाम है, अमेरिकन पब्लिक जो है, वो इस कशीदगी को किस नज़र से देखते हैं? क्या वो इस जंग के हक में है? देखें, आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी किसी जगह पे कहा है कि 60% पोल उन्होंने शेयर किया है कि 60% अवाम जो है
वो इस जंग के हक में नहीं है। यहाँ पे ये अर्ज करना चाहूंगा, मैं 3 इलेक्शंस में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करता रहा हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद एक एंटी वॉर उम्मीदवार बन के सामने आए थे। आपने देखा होगा नोबेल पीस प्राइज के भी उम्मीदवार थे वो। लेकिन फिर यकलफ जो है, जो एक टर्न लिया गया, मेरे ख्याल में जो पिछले 12 साल जायनस जो जूश एक ब्लॉक है जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब सुबह शाम देखता है, वो फिर हावी हुआ। अल्टीमेटली उनकी इन्वेस्टमेंटें आप देख लें, $127 मिलियन उन्होंने 2024 के इलेक्शन में लगाए। $50 मिलियन तो अगले दिन कल परसों जेडी वैंस साहब ने बताया कि वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स के ऊपर अमेरिका में लगा रहे हैं। तो दर हकी, और फिर उसके बाद आपने देखा होगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप जिनेवा से वापस आए और किस तरीके से वो जो सारे सेनेटर हैं हाकिश किस्म के जो थे वो सारे उन्होंने घेरा डाला प्रेसिडेंट ट्रंप का साहब, और उनकी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लामाबाद अकॉर्ड को क्रिटिसाइज करते रहे। तो दर हकीकत अगर मुझसे पूछा जाए तो इस वक्त अमेरिकन अवाम वो तो मेगा मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट उसको आगे प्रमोट करना चाहते थे। उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को वोट दिए गए थे। अवाम नहीं चाहती थी कि इराक, अफगानिस्तान और ईरान की जंगों पे पैसे खर्च किए जाएं। हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिपल हो रहा है अमेरिका के अंदर। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, बल्कि मैं बताना चाहूंगा पिछले 25-30 साल में कोई नया एयरपोर्ट यहां पे नहीं बना, कोई नई हाईवे यहां पे नहीं बनी। उल्टा 12 साल में 24 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को बुलाया गया यहां पे, और हमारे हॉस्पिटल, स्कूल्स और हाईवेज सारी जवाब दे चुकी हैं, क्योंकि कोई तैयारी नहीं की गई उन 24 मिलियन लोगों को बुलाने के लिए। अमेरिकन बेजार हैं। आज पेट्रोल जो है वो $4 से ज्यादा बढ़ चुका है। महंगाई हो रही है। एवरेज अमेरिकन वर्किंग 2 जॉब्स। बल्कि ये जंग जो है बिलखसूस डोनाल्ड ट्रंप साहब को नवंबर में आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में कास्ट करेगी, और ईरानी भी इस चीज को जानते हैं, बल्कि उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। ईरान का इस वक्त जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान को छू रहा है। और मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो सुप्रीम लीडर की तदफीन की गई थी, बड़ी टेक्निकल तरीके से सारा अरेंज किया गया 4 जुलाई के आसपास, और ये सारा जो कुछ सेंटिमेंट थे होना था। इस वक्त ईरान के अंदर सिचुएशन ये है कि उनकी सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो 2 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, बल्कि हार्ड लाइनर्स जो है वो कू के अलार्म भी बजा रहे हैं वहां पे। तो दर हकीकत अमेरिका, और यहाँ पे अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को पता है उन्होंने दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वो टर्म आउट हो रहे हैं। आपने अगले दिन जो जेडी वैंस साहब का 3 घंटे का इंटरव्यू था, वो बिल्कुल इस चीज का अमेरिकन अवाम जो है उनकी तर्जुमानी कर रहा था, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। और बिल्कुल उन्होंने अपने आप को इजराइल से भी साइडलाइन कर लिया, और बिल्कुल कैमला हैरिस की तरह, जब आखिरी दिनों में कैमला हैरिस ने जो बाइडन और ओबामा से फासले बढ़ा लिए थे, बिल्कुल उसी सेटअप में जेडी वैंस इस वक्त फासला क्रिएट करते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से और करंट सिचुएशन से। तो मेरे ख्याल में there will be consequences of this war in US in a form of midterm election, और आगे 2028 में भी इसका मतलब तो अमेरिका बंद गली में है। अगर बंद गली में है तो वो इस गली से किस तरह से निकलेगा, कौन सा रास्ता चुनेगा? देखिए, मैं एक बड़ा खतरनाक सिनेरियो ये है कि रीच जख्मी है, निकलना चाहता है और निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा है। मैं एग्जैक्टली ये कहूंगा, दुनिया की अभी तक सोल सुपर पावर अमेरिका है। 712 आर्मी बेसिस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और दूसरा, मैं ये समझता हूं कि और यहां पे ये भी करना चाहूंगा, 14 पॉइंट जो थे इस्लामाबाद अकॉर्ड के, वो सारे के सारे ईरान के फेवर में थे। बल्कि यहां तक था कि अमेरिका ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम को भी हजम कर चुका था, और इसराइल को उसके ऊपर तकलीफ थी। लेकिन फिर आपने देखा ना, सुप्रीम लीडर का जो तदफीन के जो रसूमात थी, उससे IRGC का कॉन्फिडेंस आसमान पे चला गया। और फिर उसके बाद देखिए ओवर कॉन्फिडेंस होने का, आज देख ले दोनों पार्टीज जो है चाहती हैं कि कोई ना कोई मुआहदा हो, इस चीज से जान छुड़ाई जाए, लेकिन सामने रास्ता नजर नहीं आ रहा है मेरे ख्याल में। लेकिन पाकिस्तान, आई एम वेरी होपफुल। मैं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी से आई एम वेरी इंप्रेस्ड। मेरे ख्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल साहब दोनों ममालिक के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे इंशाल्लाह।